दादा बोहिया मिसेरा सनम कोगी नीम नीम जोहार कोल ट्रैवल मिरर चैनल सब्सक्राइब तिंग पे और उमुल तिंग पे। आप सभी दादा मिसी बोहिया सभी को डबो जोहार। आज ये मेरा पहला वीडियो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था पर। तो ये जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है, यह स्वशासन व्यवस्था हम आज जो फर्स्ट वीडियो है ये झारखंड में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के हैं, बट झारखंड में ये जो हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है ये किस प्रकार है, इसको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पारंपरिक क्या है। तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू निकाले हुए हैं कि पारंपरिक यानी एक ऐसा कार्य व्यवस्था या यूं कहें रीति या रिवाज जो पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसी कार्य व्यवस्था कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो एक व्यवस्था बनाई है या रीति या रिवाज जो चलती आ रही है। जैसे हम आदिवासियों को देखते हैं तो वो क्या है कि जब जोहार या नमस्कार का होता है तो उनमें ये देखने को मिलता है कि वो राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाते हैं। तो ये क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर जाना। या वो नृत्य भी करते हैं तो वो राइट से लेफ्ट की ओर नृत्य करते हैं, यानी दाहिने से बाएं की ओर घूमते हैं। वो उनकी जो भी कार्यशैलियाँ होती है वो लगभग, या पूजा पद्धतियाँ जो होती है तो वो राइट से लेफ्ट की ओर होती है। तो ये क्या हुआ, जो उनके पूर्वजों ने जो नियम दिए, जो कार्य व्यवस्था दिया, यही है पारंपरिक। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह के मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये जमीनी स्तर का ग्रास लेवल की चीज़ों को आपको बता रहे हैं। जो जड़ें, जो आज तक बहुत कम ही किताबों में आपको देखने को मिलेगा, ये ग्रास लेवल के आपका हमने ये वीडियो तैयार किया है। अब आती है बात कि स्वशासन व्यवस्था, स्वशासन, इसी से आप समझ लेंगे, इस शब्द से ही आप समझ आएंगे स्वशासन। स्वशासन यानी अपना शासन, अपना शासन, अपने क्षेत्र में शासन। अब शासन का कहने का मतलब ये नहीं कि किसी पर शासन करना, किसी पर दबदबा करना, किसी पर अत्याचार शोषण करना, ये शासन का तात्पर्य नहीं है। शासन का यहाँ आदिवासियों के अर्थ में शासन का अर्थ होता है कि वो अपने क्षेत्र में, अपनी कबीले, वो जिस एरिया में बसे हुए हैं उस एरिया में अच्छे तरीके से सभी को सम्मान दे करके उसमें उन लोगों की जो कार्यवाही है, उन लोगों की जो नियम है, जो उन्होंने पूर्वजों द्वारा मिली हुई है, उसी को आधार मान करके किसी पर नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को शोषित न करना, इस आधार पर शासन करना। दूसरे तरीके में कह सकते हैं कि वो राजनीति के तौर पर भी स्वयं का पूरा अधिकार होना। राजनीति के तौर पर कहने का मतलब आज की जो राजनीति व्यवस्था है और आदिवासियों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कई अंतर हैं। राजनीतिक तौर पर अगर हम आदिवासी की व्यवस्था को देखें या उनके अधिकारों को देखें तो उनमें क्या होता है, उनमें भी चुनावें होती है, उनमें भी जो पद और पोजीशन होता है, ये व्यवस्था शासन को चलाने के लिए, उस कबीले को चलाने के लिए कुछ पदें होती है, कुछ पोजीशन होता है। वो जो पोजीशन उन्हें दिया जाता है, जैसे हम लोग जो क्या है किसी एमएलए या मंत्री को चुनकर भेजते हैं तो उसे हम वोट दे करके उसको हम आगे बढ़ाते हैं।
तो इनमें भी ऐसा होता है, उन्हें ग्राम में बैठक होती है, बैठक होने के बाद उसमें से एक चुना जाता है। तो वो जब चुना जाता है तो सबके मत के अनुसार से वो चुना जाता है। तो वो चुना जब जाता है, तो जैसे कि हम संथाल परगना को अगर लेते हैं, तो संथाल परगना में माझी व्यवस्था, माझी न्याय की व्यवस्था चलती है यहाँ पर। तो उसमें माझी जो चुना जाता है, तो पूरे ग्रामवासी जो ग्रामीण होते हैं वो उन्हें चुनते हैं। चुनने के बाद क्या होता है कि उनको एक एक अधिकार दिया जाता है, शासन करने का एक अधिकार दिया जाए, एक सीमित दायरा उनको दिया जाता है कि आप इतना से इतना दूर तक ही आप शासन कर सकते हैं। यानी माझी जैसे होता है, तो माझी का एक अधिकार सबों को लेकर के चलना होता है, उनको सबों की सहमति को लेकर के चलना होता है उन्हें, और सबको एक जो पूर्वजों द्वारा व्यवस्था दी गई है उसके आधार पर वो लोग अपना शासन को चलाते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट है। आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था है वो हम आसान सी तरीकों में कह सकते हैं कुल मिलाकर कि वो क्या है, एक सेल्फ गवर्नमेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट का कहने का मतलब अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं मैं हूं सरकार। क्या कह सकते हैं, मैं हूं सरकार, यानी वो खुद सरकार है। ऐसी सरकार नहीं जो किसी पर तानाशाह करे, किसी को शोषित करे, नए नए कानून पैदा कर दे, वैसा नहीं। जो उनके पूर्वजों तो जो कानून दिए गए हैं उन्हीं को पालन करते हुए उनको चलना, और सबको बराबरी देना और आगे बढ़ना का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई माझी बन गया तो वो तानाशाह करेंगे, ऐसा नहीं। वो अपने बच्चे की रोजी रोटी के लिए वो काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और किसी तरह से गांव में अगर परेशानियां हो जाती है, दिक्कतें होती है, तो वो सब मिल करके एक जो 5 मेंबर होते हैं उसमें माझी व्यवस्था में, तो उसके अलावा और भी होते हैं मुख्य, उसके उपपद भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 होते हैं। इसीलिए उनको आदिवासी में मोड़े गोटे भी बोलते हैं इस चीज को, या मोड़े माझी भी बोलते हैं उसको आदिवासी भाषा में, जिसमें 5 लोग होते हैं, जिसको हम हिंदी में ऐसे हम लोग गांव वगैरह में होते हैं तो बोला जाता है कि पंच परमेश्वर, है ना, जिसमें 5 लोग होते हैं जो मुख्य रूप से फैसला करते हैं। तो आदिवासियों में भी ये 5 होते हैं मुख्य रूप से। उसके बाद उनके उपभाग भी उपपद भी होते हैं उनके। तो कुल मिलाकर के हैं तो मैं हूं सरकार, यानी खुद की सरकार उनमें होती है। तो अब आगे जो हमने बिंदु बनाए हैं आदिवासी अवधारणा, इसको हम अवधारणा नहीं कर सकते हैं। लोग अभी जो कई राइटर वगैरह इसको अवधारणा बोल करके मानते हैं, या समाज में इसको अवधारणा बोलते हैं, जबकि ये अवधारणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था ही उस तरह चली आई है। आदिवासियों में ज़्यादातर उनकी जो भी इतिहास वगैरह है या उनकी साहित्य जो वगैरह आज देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं वो तो ऑलरेडी मौखिक ही है उन लोगों का, है ना, ज़्यादातर। तो अवधारणा के तौर पर अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि आदिवासी स्वशासन प्रणाली जो है, यानी हमारे गांव में हमारा राज्य, हमारे गांव में हमारा राज्य। तो यहाँ हमारे गांव में हमारा राज कहने का मतलब ये नहीं कि बाहर लोग आएंगे तो फिर उन्हें यहाँ घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, ऐसा बात नहीं है। हमारे गांव में हमारा राज कहने का मतलब है कि हमारे गांव में जो सिस्टम है, हमारे गांव जो तरीके हैं चलने के, हमारे गांव की जो रीति रिवाज है, हमारे गांव की जो परंपराएं हैं, हमारी जो की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें हमारा शासन हो, उसमें किसी गैर लोगों का शासन ना हो, गैर का दबदबा ना हो। ये होता है हम जो निर्णय करेंगे, हम जो तय करेंगे वही, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमें कैसा दुख है, हमारे यहाँ क्या परेशानियां हैं, वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है। ये आदिवासियों की अवधारणा, ये अवधारणा हम नहीं कर सकते, बल्कि ये उनकी समस्याएं हैं, वो किस तरह से ढल सकते हैं। हमेशा देखा जाता है कि आदिवासियों पर नए नए कानून, नई नई चीज़ों को थोपा जाता है, लेकिन वो क्या चाहते हैं वो कभी सरकारों ने देखने का प्रयास नहीं किया, सत्ताधारी ने देखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं कि हम जो डाटा विकास की रूप में, हम जो डाटा या विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे वह हमारे अनुसार तथा हमारे अनुकूल होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि बंदूक के नोक पर या जोर जबरदस्ती हम पर हमारे प्रतिकूल विकास के नाम पर कानून या व्यवस्था को थोपा जाए। मोटे तौर पर अगर कहें तो यही है हमारा सेल्फ गवर्नमेंट। इसको हम अपनी आदिवासी भाषा में अगर कहें या कह सकते हैं अबू दिसम रे अबू अराज। लेकिन आज ये अबू दिसम और अबू अराज को लोग गलत मीनिंग निकालते हैं, इस चीज का। लेकिन आप आदिवासी तरीकों से, उनके तरीकों से आप समझिए वो कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब तो आपको समझ में आएगा कि अबू दिसम, अबू का मतलब हमारा, दिसम माने जिस क्षेत्र या जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं। अबू अराज यानी कि हम जिस तरह की व्यवस्था चाहते हैं वैसी व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए। जिस अनुकूल में हम जीना चाहते हैं उस तरह की व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए, उस तरह के नियम हमें मिलने चाहिए। हमें अलुल जलुल फलुल चीजें हमें नहीं मिलनी चाहिए। अलुल जलुल फलन कहने का मतलब है, हम अपनी देसी भाषा में इसको हम बोले आपको अलुल जलुल फलुल, यानी कि अगर हम सड़कें अगर मुझे लेनी है तो किस तरह की सड़कें मुझे चाहिए। अगर घर लेना है तो कहाँ मुझे घर बनेगी, किस तरह के घर बनेंगे। हमें जंगल से अगर लकड़ियां काटनी है, किस तरह की हम लकड़ियां काटेंगे, किस तरह की लकड़ियां नहीं काटेंगे, ये उनकी व्यवस्था है। वो किस तरह का अपने जीवन में उनकी पूजा पद्धतियां हैं, वो किस तरह की पूजा पद्धतियां करना चाहते हैं, किस तरह का पहनावा पहनना चाहते हैं, किस तरह जो वो ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। ये है उनका अबू दिसमरे अबू अराज करने का मतलब। वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस पर उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। किसी गैर आदिवासियों का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वो रह सकते हैं वह, लेकिन उनका कानून उस पर थोपा नहीं जा सकता है उन पर। लेकिन आज क्या हो रहा है, लेकिन देश की सत्ता ने हमेशा कोशिश किया है कि पारंपरिक स्वशासन के प्रावधान जो हैं वो लागू ना किया जाए। ये हमेशा देश की सत्ता लोगों ने यही चाहा है, सत्ताधारियों ने, एमएलए एमपी नेता लोगों ने यही हमेशा चाहा है कि आदिवासियों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की जो प्रावधान है उनको लागू ना किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? तो सत्ताधारियों को स्वशासन व्यवस्था से लाभ और हानि क्या है, ये हम अगले बिंदु में जानेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा इसका विस्तार करते हैं कि आखिर सत्ताधारियों को आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से क्या नुकसान है जो वो लागू नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में क्या होता है कि कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को सुधारा जा सकता है। कुछ कमियां हैं, जैसे क्या होता है कि उनमें क्या होता है कि जो पद और पोजीशन दी जाती है वो उनके जो वंश के आधार पर चलता रहता है। यानी कि अगर उनके पिता हैं तो पिता से उनका पुत्र होगा, चाहे वो उस लायक है या नहीं है, लेकिन उसी को पद वो मिलता चलते आ रहा था। तो ये चीजें को थोड़ा हम बदलाव कर सकते हैं कि जो उस प्रधान के आगे उस मांझी का योग्य है, जो योग्य है उनको उस पद को देना चाहिए। वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कानून को समझता हो, समाज को समझता हो, तो वैसे को उस पद को देना चाहिए। ये सुधारा जा सकता है। वो नशा का पान नहीं करता हो तो ऐसी चीज को हम सुधार सकते हैं ना। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि नेता लोग उसको नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम बता रहे हैं क्यों नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर ये स्वशासन व्यवस्था लागू हो जाती है तो ये सेल्फ गवर्नमेंट जो आप यहाँ देख रहे हैं, यानी वो सड़क बनाएंगे तो उसी के अनुसार होगा, वहां वोट वगैरह होगा तो वो उसी के अनुसार होगा, वहां अगर दुकान वो खोलेंगे तो वो उसी के अनुसार है। उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। वो जो चाहेंगे वो उसी तरह से, वो अगर वहां एक लकड़ी काटना है तो वो उनसे अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी। ये होता है सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए तो आगे हम जानेंगे सत्ताधारियों को स्वशासन व्यवस्था से लाभ और हानि क्या है।